हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो सबसे पहले इस फंड को समझ लेते हैं। इस फंड के नाम में ही हर चीज छुपा हुआ है। जैसे कि फंड का नाम है कोटक रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। बेसिकली इस फंड के नाम से हमें तो एक चीज समझ में आता है कि ये फंड का मकसद ये है कि रूरल एरिया में जो भी कंपनी ज्यादातर काम करती है उन्हीं के कंपनीज के स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रूरल एरिया में तो बहुत सारे सेक्टर्स काम करते हैं, तो क्या सभी सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देगा? डेफिनेटली नहीं। इनके जो फंड मैनेजर है कुछ सेक्टर्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है और उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, चलिए उसको देखते हैं। जो सबसे पहला जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर। रूरल एरिया जो ज्यादातर जो जिस चीज से जाना जाता है वो एग्रीकल्चर के लिए ही जाना जाता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज होने वाले प्रोडक्ट जो भी कंपनी ज्यादातर बनाती है उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में इनका मकसद है इन्वेस्टमेंट करना। इसके बाद दूसरा जो इन्होंने सेलेक्ट किया है कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे रूरल एरिया में ऐसे जगह होंगे जहां पे कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पुल बनाना हो, चाहे एनीथिंग किसी टाइप की जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क करता है उसमें प्रोडक्ट जो भी कंपनीज बनाती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो। और बहुत सारे ऐसे भी एरिया है जहां पे अभी भी पावर की सप्लाई नहीं है, तो पावर को भी इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। थर्ड में बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने सेलेक्ट किया है। बेसिकली अर्बन एरिया में क्या है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत सारे स्पेस बचा नहीं है जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग हब बैठाया जाए। तो अब ज्यादातर कंपनीज का मकसद यही है कि जो रूरल एरिया है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जगह अवेलेबल होता है, तो वहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए और वहीं पे प्रोडक्ट बनाए। तो बेसिकली किस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज में इनका फोकस है? कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो बनाती है, कैपिटल एंड गुड्स, केमिकल एंड गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट, मीडिया एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा जो थर्ड है, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, कंज्यूमर सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन है, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन है। तो बेसिकली ये सेलेक्टेड एरियाज इन्होंने सेलेक्ट किया है जहां पे ग्रोथ की बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको यहां तक एक चीज समझ में आ गया होगा कि आपका जो पैसा है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपका क्वेश्चन एक और भी होगा कि सर एक बात बताओ कि रूरल एरिया में जो है लोगों का ज्यादातर तो इनकम होता नहीं है, तो जब इनकम होता नहीं है तो ये ज्यादा प्रोडक्ट तो खरीदेंगे नहीं, तो ज्यादा तो ग्रोथ की चांसेस है नहीं। तो हमें तो है अर्बन एरियाज में जो ज्यादातर काम करते हैं उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे लोगों का इनकम ज्यादा होता है, कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो हमारा पैसा का ग्रोथ भी ज्यादा होगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मैं आपको एक डाटा दिखाने वाला हूं जो कि पर कैपिटा इनकम है रूरल एरियाज के और अर्बन एरियाज को, उनको कंपेयर करके मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखोगे 1999 से 2000 के बीच में रूरल एरिया का पर कैपिटा इनकम तो $247 था और अर्बन एरिया का $697 था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1/3 से भी ज्यादा का डिफरेंसेस था अर्बन और रूरल में। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ये चार्ट को आगे देखोगे और एंड में आकर आप देखोगे 2023 से लेके 2024 का पर कैपिटा इनकम, तो रूरल एरिया का जो पर कैपिटा इनकम है आज के डेट में, यानी कि आज के डेट तो 2025 चल रहा है, 2023 से 2024 में $2058 है और अर्बन एरिया का है 4269। तो ओवरऑल इनका डिफरेंसेस देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है वो हाफ पे आ गया हुआ है। तो इस चार्ट से आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि अर्बन एरिया का जो ग्रोथ है वो स्लोली हुआ है, लेकिन रूरल एरिया का जो ग्रोथ है वो तेजी से हुआ है। जो 2011 में अर्बन एरिया का जो पर कैपिटा इनकम हुआ करता था वो 2024 में आज रूरल एरिया का पर कैपिटा इनकम है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है वो रूरल एरिया का ग्रोथ हो रहा है। तो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए ये फंड लॉन्च किया है। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल जान लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। इस फंड का जो नाम है कोटक रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। ये जो फंड है ओपन एंड फंड है, थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है 6 नवंबर 2025 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है।
क्लोज हो जाएगा 20 नवंबर 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड के दौरान में अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनए भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड की बात करूं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 90 डेज के अंदर में ही रिडीम कर लोगे पैसे को तो 0.5% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है दो हैं, अर्जुन खन्ना जी और अभिषेक जी। अर्जुन जी जो है वो इक्विटी एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे और डेट वाले जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो अभिषेक जी मैनेज करेंगे। बेसिकली एक थेमेटिक फंड है, तो थेमेटिक फंड में क्या होता है कि इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और डेट में भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी रूरल इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो बेसिकली ये कोई भी फंड जब नया नया आता है तो उनका पहला टारगेट होता है कि उसका जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न को बीट करना। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बेंचमार्क को भी समझ लेते हैं। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी रूरल इंडेक्स की, इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं और इस बेंचमार्क के पास्ट के परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। उससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि ये फंड जो है आने वाले टाइम में कितना रिटर्न देने का पोटेंशियल है और कितना रिटर्न की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करूं इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी रूरल इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में एक कुछ कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो कंपनीज है भारती एयरटेल लिमिटेड 10.23% का है। रीजन बस यही है कि एयरटेल जो कंपनीज है वो चाहे डीटीएच के माध्यम से हो चाहे सिम के माध्यम से हो, इंडिया के हर एक कोने कोने में अवेलेबल है। मैक्सिमम इसका जो नेटवर्क है वो रूरल एरिया में ज्यादातर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्बन एरियाज में नेटवर्क नहीं आता, अर्बन एरियाज में भी आता है, लेकिन अगर अर्बन एरिया और रूरल एरिया के कंपेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा इंटरनेट जो है वो रूरल एरिया में ही आता है। आईटीसी लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 7.40% का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 7.10। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आप रीजन में आप समझ सकते हो कि अर्बन एरियाज में लोग ज्यादातर प्राइवेट बैंक पे फोकस करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में लोग जो है गवर्नमेंट बैंक पे ज्यादा विश्वास करते हैं और स्टेट बैंक उसका मेजर अकाउंट्स होल्डर जो रूरल एरियाज में ही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसका वेटेज है 5.65%। बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 5.07% का। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। ये जितने भी कंपनीज आपको दिख रहा है इसमें से मैक्सिमम कंपनीज आपके होल्डिंग्स में होने वाले हैं अगर आप इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो चलिए हम सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर इस इंडेक्स के अंदर वेटेज रखता है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका वेटेज है 25.74% का। फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स जिसका वेटेज है 18.86% का। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 18.11% का। और भी बहुत सारे सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मेन बात यह है कि आप बताओ कि ये इंडेक्स ने पास्ट में परफॉर्म करा है या नहीं करा है। इस इंडेक्स के लास्ट के रिटर्न अगर 1 ईयर का देखें तो 9.37% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 22.74% का रिटर्न दिया हुआ है और जब से ये इंडेक्स आया तब से रिटर्न अगर देखोगे तो 15.90% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इस रिटर्न को ना ही हम खराब कर सकते हैं ना ही अच्छा कर सकते हैं। अच्छा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उसी फंड को अच्छा कहते हैं जो 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ हो, चाहे वो सिंस एक्सपेक्टेशन हो चाहे वो 5 ईयर का हो। तो अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूं इस फंड को लेकर कि इस फंड में किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी चीजें। इस फंड में उन्हीं लोग इन्वेस्टमेंट करना जिनका गोल कम से कम 7 से 10 साल का हो। अगर आपका 7 से 10 साल का गोल है तभी आप इस फंड को चूज करना, अदरवाइज मत करना। अगर आप 7 से 10 साल के लिए अगर प्लान करते हो तो इस फंड से आप 15% तक के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए जितना प्लान करना चाहते हो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म प्लान करने वाले लोग इस फंड से दूर ही रहना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।